रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जिंदा रहने के लिए उतना जरूरी तो नहीं, पर सोचिए इसके बिना लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। ये कोई सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन का एक मास्टर स्ट्रोक है। माइक्रोस्कोपिक सेल्स के ब्लूप्रिंट से लेकर हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन सोसाइटी तक सब कुछ इसी पर टिका है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में लाइफ के इस सबसे फैसिनेटिंग सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज का एजेंडा क्या होने वाला है? शुरुआत करेंगे लाइफ के ब्लूप्रिंट से, फिर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके, उसके बाद प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर चलेंगे ह्यूमन प्यूबर्टी और एनाटॉमी की तरफ, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चॉइसेस। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, लाइफ का ब्लूप्रिंट और मल्टीप्लाई करने की जरूरत। एक नई लाइफ बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, इसमें काफी सारी एनर्जी खर्च होती है। और वहीं पर एक बड़ा बेसिक सा सवाल उठता है। सवाल ये है कि जब खाना खाने या सांस लेने की तरह रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, तो एक ऑर्गेनिज्म इसमें इतनी सारी एनर्जी वेस्ट क्यों करता है? जवाब सच में बहुत लॉजिकल है। भले ही किसी एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करने की जरूरत ना हो, लेकिन एक पूरी प्रजाति को, एक पूरी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचने के लिए और अपना वजूद बनाए रखने के लिए नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करना बिल्कुल जरूरी है। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे मेन हीरो कौन है? डीएनए। डीएनए की एक कॉपी बनना सबसे बेसिक इवेंट है। सेल के न्यूक्लियस में बैठा ये डीएनए अगली जनरेशन के लिए एक सेलुलर ब्लूप्रिंट का काम करता है। मतलब अगर इस ब्लूप्रिंट में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बदली तो बनने वाले प्रोटीन्स भी बदल जाएंगे और अल्टीमेटली बॉडी का पूरा डिजाइन ही चेंज हो जाएगा। पर यहां एक कैच है, डीएनए कॉपिंग कभी भी बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं होती। अगर कॉपीज बिल्कुल सेम होंगी तो स्पीशीज अपने फिक्स्ड एनवायरनमेंट में ठीक ठाक सर्वाइव कर लेगी। लेकिन क्या हो अगर अचानक एनवायरनमेंट ही बदल जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो अब तो एग्जैक्ट कॉपीज वाले सारे बैक्टीरिया एक साथ मरे जाएंगे। इसीलिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। जिनमें वो हीट रेजिस्ट करने की वेरिएशन होगी, सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे। असल में एवोल्यूशन और सर्वाइवल का सबसे बड़ा राज यही वेरिएशंस ही हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, यानी सर्वाइवल के लिए क्लोनिंग। अब देखते हैं कि ये सिंगल सेल्ड और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन डीएनए ब्लूप्रिंट्स को कैसे यूज करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए तेजी से खुद को क्लोन करते हैं, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सोचिए, बिना किसी पार्टनर के नई जनरेशन पैदा करना, इनके पास सच में कई हैरत अंगेज तरीके होते हैं, जैसे फिजन यानी टूटना, फ्रैगमेंटेशन यानी टुकड़ों में बंटना, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। चलिए इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फिजन को देखें तो अमीबा का एग्जाम्पल बेस्ट है। सेल डिवीजन के टाइम अमीबा काफी आराम से किसी भी प्लेन में 2 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लेशमानिया है। इसके एक एंड पर एक चाबुक जैसा या विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर की वजह से लेशमानिया में बाइनरी फिजन एक बहुत ही डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही होता है। दोनों सिंगल सेल्ड हैं, पर तरीका बिल्कुल अलग। अब ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है। अगर एक प्लानेरिया को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा फिर से ग्रो करके एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे रीजेनरेशन कहते हैं। वहीं हाइड्रा अपने स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल्स का यूज करता है। इसकी बॉडी पर एक खास जगह सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं और एक छोटा सा बड बनाते हैं। जब ये बड बड़ा हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना कमाल का मैकेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और बहुत आम मेथड हमने अक्सर अपने घरों में देखा है। पुरानी ब्रेड पर लगने वाले मोल्ड को राइजोपस कहते हैं। इसके ऊपर जो छोटे ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उन्हें स्पोरैंजिया कहा जाता है। इनके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। इन स्पोर्स पर एक मोटी प्रोटेक्टिव वॉल होती है। जैसे ही इन्हें कोई मॉइस्ट सतह मिलती है, ये वॉल टूट जाती है और नए राइजोपस उगने लगते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मेथड्स के बाद अब एक बड़ा एवोल्यूशनरी लीप आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे नई वेरिएशंस बहुत तेजी से बनती हैं और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को बनाए रखने के लिए इन्हीं वेरिएशंस की जरूरत होती है। पौधों में ये सफर कैसे होता है, आइए समझते हैं।
एक फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पर गौर करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमेन कहते हैं। इसमें येलो कलर के छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। फूल के बिल्कुल सेंटर में फीमेल पार्ट होता है जिसे पिस्टिल कहते हैं। इस पिस्टिल के बेस पर एक थोड़ा भूला हुआ हिस्सा होता है जिसे ओवरी कहते हैं। इन्हीं हिस्सों के कॉम्बिनेशन से एक नया पौधा तैयार होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पॉलिनेशन से शुरू होता है, जब हवा, पानी या किसी कीड़े मकोड़े के जरिए पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंचता है। उसके बाद बनती है एक पॉलिन ट्यूब, जिसके जरिए मेल सेल आगे बढ़ता है और ओवरी में मौजूद फीमेल एग के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जो धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलता है और आखिर में वही ओव्यूल एक सख्त बीज बन जाता है जो मिट्टी में उगने के लिए तैयार होता है। चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ह्यूमन प्यूबर्टी और एनाटॉमी। प्लांट से आगे निकलकर अब स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बॉडी खुद को फिजिकली कैसे मैच्योर करती है। अर्ली टीनेजर्स में बॉडी बहुत सारे नए बदलाव से गुजरती है। कुछ चेंजेस तो सब में कॉमन होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स में नए बाल आना या स्किन का ऑयली हो जाना जिससे पिंपल्स निकलते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस बिल्कुल सेक्स स्पेसिफिक होते हैं, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना और मेल्स में आवाज का भारी हो जाना। दरअसल प्यूबर्टी के इस फेज में जनरल बॉडी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और बॉडी के रिसोर्सेज रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मैच्योर करने में लगने लगते हैं। चलिए मेल एनाटॉमी पर ध्यान देते हैं। यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टीज में होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। टेस्टीज से निकलकर स्पर्म वाज डेफरेंस नाम की ट्यूब से गुजरता है। रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स अपना फ्लूइड इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि स्पर्म आसानी से तैर सके और उसे न्यूट्रिशन मिलता रहे। फिर ये यूरिथ्रा के रास्ते बाहर आता है। इसके मुकाबले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज करती हैं। ये एग फलोपियन ट्यूब के रास्ते आगे बढ़ता है। अगर स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन इसी फलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग आगे ट्रैवल करके यूट्रस यानी बच्चादानी में चला जाता है। यूट्रस एक काफ़ी इलास्टिक बैग जैसा होता है जहां एम्ब्रियो को प्लेसेंटा नाम के एक खास टिश्यू के जरिए मां के खून से सारा नरिशमेंट मिलता है और वो लगभग 9 महीने तक ग्रो करता है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चॉइसेस। बायोलॉजी के इन मैकेनिक्स का हेल्थ, पर्सनल चॉइसेस और डायरेक्टली पूरी सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, अब इसे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, यूट्रस हर महीने एक पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करता है। लेकिन क्या होगा अगर एग और स्पर्म का मिलन ही ना हो, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो? ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या करती है? होता यह है कि एम्ब्रियो को संभालने के लिए यूट्रस में ब्लड और टिश्यूज की जो एक मोटी स्पंजी लाइनिंग बन गई थी, प्रेगनेंसी ना होने पर उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए वो लाइनिंग धीरे धीरे टूटने लगती है और वजाइना के रास्ते ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकल आती है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये एक हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का बिल्कुल नेचुरल और उतना ही जरूरी हिस्सा है। प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग को मैनेज करने के लिए साइंस ने कई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स डेवलप किए हैं। जैसे मैकेनिकल बैरियर्स में कॉन्डम्स आते हैं जो स्पर्म को एग तक पहुंचने से फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं। केमिकल मेथड्स में ओरल पिल्स होती हैं जो हार्मोनल बैलेंस बदलकर एग रिलीज होने से ही रोक देती हैं। फिर आते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी, जिन्हें यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। और सर्जिकल मेथड्स भी हैं जहां मेल्स में वैज डिफरेंस और फीमेल्स में फलोपियन ट्यूब को टाई या ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ कई हेल्थ और सोसाइटल कंसर्न्स भी जुड़े हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज फैलने का खतरा होता है। इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे गोनोरिया और वायरल इन्फेक्शंस जैसे HIV एड्स शामिल हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में एक बेहद गंभीर मुद्दा है इल्लीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। सर्जिकल मेथड्स का गलत इस्तेमाल करके कन्या भ्रूण हत्या करने की वजह से सोसाइटी में फीमेल मेल सेक्स रेशियो तेजी से गिर रहा है। एक हेल्दी आबादी के लिए ये ट्रेंड्स बहुत खतरनाक हैं। इस एक्सप्लेनर के एंड में सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है। एक आम धारणा बनी हुई है कि सिर्फ पॉपुलेशन का बढ़ना ही सीधे तौर पर लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरने की वजह है। पर क्या ये पूरा सच है, या फिर सोसाइटी में पहले से मौजूद इनइक्वालिटी यानी असमानता असली वजह है जिसकी वजह से रिसोर्सेज सब तक नहीं पहुंच पाते?
एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी से शुरू होकर यह सफ़र आखिर में किस तरह सोसाइटल इक्विटी से जुड़ गया, है ना कमाल? इस सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।